क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर को अब तक की सबसे आइकॉनिक साईफाई मूवीज में से एक माना जाता है। इंटरस्टेलर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल और साइंटिफिक मास्टरपीस है जो हमें चैलेंज करती है कि हम ब्रह्मांड और खुद के बारे में क्या जानते हैं। ये एक ब्रेथ टेकिंग एक्सप्लोरेशन है ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और उस मिस्टीरियस टेसरैक्ट की, जहां स्पेस और टाइम एक दूसरे में ऐसे ट्विस्ट होते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर में गहराई तक उतरेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी और माइंड बेंडिंग साइंस को ऐसे तरीके से समझेंगे जो एक्चुअली समझ में आए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इंटरस्टेलर की कहानी। कहानी शुरू होती है एक डाइंग अर्थ से, जो अब एंडलेस डस्ट स्टॉर्म्स और घटती उम्मीदों में लिपटी हुई है। कभी लाइफ से भरी ये धरती अब अपने ही लोगों को खाना खिलाने के लिए जूझ रही है। जोसेफ कूपर, जो कभी नासा का पायलट था, अब एक सिंपल फार्मर बन चुका है। वो अपनी जिंदगी के बचे हुए पल अपने दो बच्चों मर्फ और टॉम के साथ बिता रहा है। कोशिश कर रहा है कि सूखते खेतों के बीच उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी दे सके। लेकिन मर्फ को लगता है कि उसके कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। उसे यकीन है कि एक घोस्ट उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। एक रात जब जबरदस्त डस्ट स्टॉर्म आता है तो उसके कमरे के फ्लोर पर कुछ अजीब पैटर्न्स बनते हैं जो दिखने में रैंडम लगते हैं लेकिन असल में कोडेड होते हैं। कूपर, जो खुद एक क्यूरियस पिता है, उन निशानों को ध्यान से समझता है और आखिरकार पता लगाता है कि वो दरअसल कोऑर्डिनेट्स हैं। अगले दिन कूपर मर्फ को साथ लेकर उन कोऑर्डिनेट्स का पीछा करता है और पहुंच जाता है एक हिडन नासा फैसिलिटी तक जो जमीन के गहरे अंदर बनी होती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रैंड और उनकी बेटी अमेलिया ब्रैंड से, जो उसे सच्चाई बताते हैं। अर्थ इज डाइंग और इंसानियत के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन एक उम्मीद है। सैटर्न के पास एक रहस्यमयी वर्म होल दिखाई दिया है जो शायद किसी ऐसी गैलेक्सी तक ले जा सकता है जहां लाइफ पॉसिबल हो। ब्रांड समझाते हैं कि वर्म होल बेसिकली एक शॉर्टकट होता है, एक टनल जो स्पेस और टाइम के दो दूर हिस्सों को जोड़ती है। उम्मीद की एक नई किरण देती है जहां पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं था। सालों पहले नासा ने 12 एस्ट्रोनॉट्स को उसी वर्म होल के पार भेजा था ताकि वो अलग अलग प्लैनेट्स की जांच कर सकें। अब उन्हें एक नए मिशन की जरूरत है और उस मिशन के लिए चाहिए एक स्किल्ड पायलट, और वो है कूपर। लेकिन ये फैसला कूपर के लिए आसान नहीं है। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसे अपनी बेटी को पीछे छोड़ना होगा। मिशन से एक रात पहले मर्फ उसे रोकने की कोशिश करती है। रोते हुए कहती है कि घोस्ट नहीं चाहता कि वो जाए। कूपर उससे कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तब शायद हम एक ही उम्र के होंगे। मर्फ उससे रुकने की विनती करती है, रोती है, गुस्सा करती है और अपनी बुक्स तक फेंक देती है। कूपर उसे हक करता है, समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो जानता है वो नहीं रुक सकता। उसे जाना ही होगा ताकि उसकी बेटी एक बेहतर दुनिया में जी सके। आंखों में आंसू ले कूपर घर से निकलता है। जैसे ही वो अपना ट्रक लेकर दूर जाता है, मर्फ भागकर बाहर आती है, उसका नाम पुकारती है, लेकिन तब तक ट्रक धूल भरे होराइजन में गायब हो चुका होता है। अगली सुबह कूपर शामिल होता है एंड्योरेंस नाम की स्पेस क्रू में, जिसमें है अमेलिया ब्रैंड, रोमेली, डॉयल और उनके दो विटी और लॉयल रोबोट्स टार्स एंड केस। प्रोफेसर ब्रैंड जमीन पर रह जाते हैं प्लान ए पर काम करने के लिए, एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो ग्रेविटी को समझकर पृथ्वी के लोगों को बचा सके। वहीं कूपर और उसकी टीम लेकर निकलती है प्लान बी, जिसमें है फ्रोजन एम्ब्रियोस, एक नई बिगिनिंग के लिए सितारों के बीच। रॉकेट जोरदार आवाज के साथ उड़ान भरता है। ऑर्बिट में पहुंचकर वो एंड्योरेंस से डॉक करते हैं, एक स्लीक घूमती हुई स्पेसशिप जो अर्थ के ऊपर शांत खड़ी है। महीनों की हाइबरनेशन के बाद क्रू जागता है। अब वो सैटर्न के चमकते रिंग्स के पास है और वहां ब्रह्मांड की अंधेरी खामोशी में वो उसे देखते हैं। एक चमकता हुआ घूमता हुआ वर्म होल जो लाइट को बेंड कर रहा है जैसे कोई लिविंग स्फीयर हो। जैसे ही वो वर्म होल के अंदर एंटर करते हैं, स्पेस और टाइम एक दूसरे में मुड़ने लगते हैं। लाइट नाचती है, टाइम फैलता है और ऐसा लगता है जैसे खुद यूनिवर्स सांस ले रहा हो। एक पल के लिए अमेलिया को महसूस होता है कि कोई हाथ उनकी ओर बढ़ रहा है, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। और फिर एक तेज चमक के साथ वो एक नई गैलेक्सी में निकल आते हैं, वास्ट, ब्राइट और इन्फिनिट स्टार्स से भरी हुई। ह्यूमैनिटी ने आखिरकार दी अननोन की सीमाएं पार कर ली हैं और शुरू होती है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जर्नी। अब उस नई गैलेक्सी में एंड्योरेंस 5वीं शांति से तैर रही है, एक छोटा सा डॉट चारों तरफ फैले इन्फिनिट स्टार्स के बीच। क्रू स्टन्ड होकर देखती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सच में यूनिवर्स का एक और हिस्सा पार कर लिया है। उनके सामने है ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मिस्ट्री, 3 पॉसिबल प्लैनेट्स जो शायद लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। उन्हें नाम दिया गया है मिलर्स प्लैनेट, एडमंड्स प्लैनेट और मैन्स प्लैनेट, उन एस्ट्रोनॉट्स के नाम पे जो सालों पहले वहां गए थे।
धरती पर प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि मिलर्स प्लैनेट एक विशाल ब्लैक होल यानी गारगेंटुआ के सबसे करीब है और वही उनका पहला डेस्टिनेशन होगा। अब वहां पहुंचने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, एक ब्लैक होल स्पेस का वो रीजन होता है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां से लाइट तक बाहर नहीं निकल सकती। इमेजिन करो, स्पेस एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह है। अगर उस पर एक हैवी बॉल रखो तो वो एक गहरा कर्व बनाती है और वही ग्रेविटी है। अब सोचो, अगर उस पर कुछ इन्फिनाइटली हैवी रख दो तो वो शीट को पूरी तरह फाड़ देगा और वही होता है ब्लैक होल। जो भी उसके पास जाता है, लाइट, मैटर या टाइम, सब उसकी ग्रेविटी में फंस जाते हैं। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। क्रू मिलर्स प्लैनेट की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो प्लैनेट के करीब पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि टाइम वहां अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। जितना पास वो ब्लैक होल के होंगे, उतना ज्यादा उसका ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, मतलब टाइम स्लो हो जाएगा। वहां का 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होगा। कूपर और बाकी सब जानते हैं कि रिस्क बड़ा है, लेकिन मिशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें जाना ही होगा। रोमिली ऑर्बिट में रुकता है गारगेंटुआ को ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि कूपर, अमेलिया ब्रांड डॉयल और उनके रोबोट केस प्लैनेट की सरफेस पर उतरते हैं। लेकिन उतरते ही उन्हें कुछ शॉकिंग दिखता है। पूरा प्लैनेट शैलो वाटर से ढका हुआ है। ऊपर से सब काम लगता है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ है। वो मिलर्स की शिप रैकेज ढूंढते हैं, लेकिन तभी दूर होराइजन पर एक विशाल वेव उठती है, पहाड़ जितनी ऊंची। वो कोई स्टॉर्म नहीं है, बल्कि गारगेंटुआ के पुल से बनी एक ग्रेविटेशनल टाइडल वेव है। पैनिक में क्रू जहाज स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वेव टकरा जाती है। पानी जहाज में घुस जाता है, सब कुछ हिलने लगता है। डॉयल केस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विशाल वेव में बह जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कूपर किसी तरह जहाज के इंजन चालू करता है और दूसरी वेव के आने से पहले उसे हवा में उठा देता है। वो बच तो जाते हैं, लेकिन जहाज के अंदर का माहौल बेहद हैवी हो जाता है। चुप्पी, पछतावा और खोए हुए वक्त का बोझ। लेकिन असली शौक तब आता है जब वो ऑर्बिट में वापस लौटते हैं। वहां रोमिली उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में सालों की एकलतापन। वो बताता है कि 23 साल बीत चुके हैं, उनके लिए बस कुछ घंटे, लेकिन उसके लिए 2 दशक से ज्यादा। टाइम, जो उनका सबसे कीमती रिसोर्स था, अब उनके हाथों से फिसल चुका है। कूपर वीडियो मैसेजेस देखता है, एक के बाद एक। वो देखता है उसका बेटा टॉम बड़ा हो गया है, शादी कर ली है, बच्चे भी हैं, और ये सब कुछ मिनटों में उसकी आंखों के सामने गुजर जाता है। और फिर आती है मर्फ। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि एक ग्रोन अप औरत है, गुस्से और दर्द से भरी हुई। वो कहती है, आपने वादा किया था कि आप वापस आएंगे। कूपर की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि टाइम ने उससे क्या छीन लिया है। उनके बच्चों का बचपन, उनके साथ बिताए हर पल। उधर अर्थ पर प्रोफेसर ब्रैंड अब अपने आखिरी वक्त में है, और मर्फ, जो अब नासा में साइंटिस्ट बन चुकी है, उसका अधूरा काम जारी रख रही है। लेकिन अपने फाइनल मोमेंट्स में ब्रैंड सच्चाई बता देता है। प्लान ए वॉज नेवर रियल। वो इक्वेशन जो लोगों को अर्थ से बाहर ले जा सकती थी, कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके लिए डेटा चाहिए था ब्लैक होल के अंदर से, जहां तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। असल में इंसानियत की उम्मीद हमेशा प्लान बी पर टिकी हुई थी, किसी नए प्लैनेट पर जाकर वहां नई लाइफ शुरू करने पर। मर्फ टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता कूपर ये सोचकर गए थे कि वो सबको बचाएंगे, जबकि नासा ने उन्हें कभी वापस लाने की योजना ही नहीं बनाई थी। वहीं स्पेस में कूपर अमेलिया को कंसोल करता है, जो खुद गिल्ट और कंफ्यूजन से भरी हुई है। दोनों डिसाइड करते हैं कि उनका अगला डेस्टिनेशन होगा मैन्स प्लैनेट, जो सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। तैयारियां शुरू होती हैं। एंड्योरेंस अपनी शान जर्नी जारी रखती है, सितारों के बीच से गुजरते हुए मैन्स प्लैनेट की ओर, जो शायद ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हो सकती है। ये वही प्लैनेट है जहां गए थे डॉक्टर मैन, सबसे रिस्पेक्टेड लेजारस मिशन के एस्ट्रोनॉट। वही इंसान जिन्होंने नासा के हर साइंटिस्ट को इस मिशन पर बिलीव करने की मोटिवेशन दी थी। जब क्रू आखिरकार उस आईसी प्लैनेट पर लैंड करती है, तो उनके सामने एक जमी हुई, ऑलमोस्ट डेड सी दुनिया होती है। पूरा सरफेस मोटी बर्फ से ढका होता है। मैन का बेस उस बर्फ के नीचे दबा होता है। अंदर पहुंचकर वो डॉक्टर मैन को पाते हैं, जिंदा लेकिन बेहद कमजोर, एक क्रायोपॉड में सोया हुआ। जैसे ही वो रिवाइव होता है, धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है, दुआ करो कि तुम्हें ये कभी महसूस न करना पड़े किसी इंसान का चेहरा देखने की ये खुशी कैसी होती है। शुरुआत में मैन इमोशनल और थैंकफुल लगता है। वो बताता है कि उसका प्लैनेट ठंडा जरूर है, लेकिन एटमॉस्फेयर ब्रीदेबल है और आइस के नीचे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कूपर को एक उम्मीद से मिलती है, शायद यही वो जगह है जहां ह्यूमैनिटी फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन मैन के बिहेवियर में कुछ अजीब महसूस होता है, कुछ जो सही नहीं लगता। धरती पर इस बीच मर्फ अब नासा में साइंटिस्ट बन चुकी है, ब्रैंड की पुरानी टीम के साथ काम कर रही है। वो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से अब भी टूटी हुई है।
उसे अब भी अपने पिता से गुस्सा है कि वो उसे छोड़कर चला गया। फिर भी दिल के किसी कोने में वो अब भी आंसर्स ढूंढ रही है, उसे वापस लाने का तरीका। वापस मैन्स प्लैनेट पर कूपर और अमेलिया को एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ दिखती है। उसी वक्त रोमेली, जो एंडोरेंस पर मैन के पुराने डेटा को एनालाइज कर रहा होता है, अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन में मारा जाता है। मैन ने ट्रैप लगाया था। अब सच्चाई सामने आती है, मैन झूठा था। उसका प्लैनेट बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं था। उसने डेटा फेक किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेले मरने से डर गया था। वो कन्फेस करता है कि उसने सब झूठ बोला था बस रेस्क्यू होने के लिए। फिर वो कूपर पर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है और ठंडी बर्फ पर छोड़ देता है ताकि वो वहीं दम तोड़ दे। मैन एक लैंडर चुरा लेता है और एंडोरेंस पर कंट्रोल लेने के लिए निकल पड़ता है। कूपर बेयरली अलाइव होता है, लेकिन एमेलिया समय रहते उसे बचा लेती है। दोनों मिलकर मैन का पीछा करते हैं। मैन एंडोरेंस तक पहुंचता है और मैनुअली डॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस सब बर्बाद कर देता है। कूपर और अमेलिया रेडियो पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैन इग्नोर करता है और जैसे ही वो एयरलॉक खोलता है, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। मन इंस्टेंटली मारा जाता है और एंड्योरेंस अनकंट्रोलेबली स्पिन करने लगती है। अब आता है मूवी का सबसे ब्रेथ टेकिंग मोमेंट। कूपर अपने लैंडर को एंड्योरेंस के पास ले जाकर उसकी रोटेशन के साथ परफेक्टली सिंक करता है। दोनों इतनी तेजी से स्पिन कर रहे होते हैं कि सब कुछ ब्लर लगने लगता है और फिर क्लिक, डॉकिंग सक्सेसफुल। कूपर जहाज को स्टेबलाइज कर लेता है, लेकिन अब फ्यूल बहुत कम बचा है। दोनों प्लैनेट्स यानी एडमंड्स प्लैनेट और अर्थ तक पहुंचना अब लगभग इम्पॉसिबल है। कूपर एक रिस्की प्लान बनाता है, गार्गेंचुआ की ग्रेविटी का यूज करके स्लिंग शॉट मनूवर करना एडमंड्स प्लैनेट की ओर। लेकिन इस मनूवर के लिए किसी को ब्लैक होल में गिरकर क्वांटम डेटा कलेक्ट करना होगा। कूपर जानता है कि यह काम उसे ही करना होगा। वो अमेलिया से कुछ नहीं कहता, बस एक नजर डालता है, जैसे चुपचाप गुड बाय कह रहा हो। जैसे ही वे गार्गेंचुआ के पास पहुंचते हैं, कूपर अपना मॉड्यूल डिटैच कर देता है। टार्स के साथ वो ब्लैक होल की अंधेरी गहराइयों में गिरता चला जाता है, जबकि अमेलिया अकेले एडमंड्स प्लैनेट की ओर निकलती है। अंदर सब कुछ बेंड होने लगता है। लाइट, स्पेस, टाइम सब एक साथ ट्विस्ट हो जाते हैं। कूपर का शिप टूटने लगता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो कुछ अनबिलीवेबल देखता है। एक ग्लोइंग इन्फिनिट स्ट्रक्चर, द टेसरैक्ट। ये एक हायर डायमेंशनल स्पेस है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ मौजूद हैं। वो मर्फ का लुम देखता है, जैसे समय वहीं रुक गया हो, और तभी उसे समझ आता है वो ही घोस्ट था, वो ही जो बुक्स गिरा रहा था, जो कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था। अब वो ग्रेविटी के जरिए मर्फ की वॉच के सेकंड हैंड के थ्रू क्वांटम डेटा भेजता है, वही वॉच जो उसने जाते वक्त उसे दी थी। मर्फ, जो अब एक ग्रोन साइंटिस्ट बन चुकी है, सब समझ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं जब वो कहती है, वो आप ही थे डैड। और टेसरैक्ट के अंदर कूपर धीरे से जवाब देता है, हाँ मर्फ, वो मैं ही था। टेसरैक्ट कोलैप्स होने लगता है। कूपर का मिशन पूरा हो चुका है। उसने ह्यूमैनिटी को एक फ्यूचर दे दिया है, और जैसे ही सब कुछ लाइट में डिसॉल्व होने लगता है, कूपर अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है, ड्रिफ्टिंग इनटू द अननोन। दूसरी तरफ अर्थ पर मर्फ अब बड़ी हो चुकी है। वो ब्रांड की पुरानी टीम के साथ काम कर रही है। अब वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी दर्द है अपने पिता के जाने का। उसने कूपर को माफ नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वापस लाने की कोशिश अब भी जारी है। कुछ पल बाद कूपर की आंखें खुलती हैं। वो हांफता है, चारों तरफ देखता है। व्हाइट वॉल्स, सॉफ्ट लाइट, मशीन्स की हल्की आवाज, और तभी एक आवाज सुनाई देती है, यू आर सेफ मिस्टर कूपर, आप कूपर स्टेशन पर हैं। वो डिसबिलीफ में उठता है, खिड़की के पास जाता है और सामने दिखता है सैटर्न, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, जैसे सपना हो। ह्यूमैनिटी ने कर दिखाया। मर्फ का इक्वेशन काम कर गया। अब लोग अर्थ छोड़कर जायंट रोटेटिंग कॉलोनीज में रह रहे हैं, सैटर्न की कक्षा में ऑर्बिट करते हुए। जैसे ही कूपर स्टेशन में चलता है, वो देखता है सब कुछ एडवांस्ड है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, गार्डन्स, हाउसेस, जैसे अर्थ हो, लेकिन आसमान में ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड। फिर उसकी नजर एक म्यूजियम पर पड़ती है, डेडिकेटेड टू द लैजरस मिशन, और उसे अंदर उसकी पुरानी फार्म हाउस का रेप्लिका बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्फ याद करती थी। वो नॉस्टैल्जिक होकर अंदर जाता है। जल्द ही कूपर को पता चलता है कि कोई खास उससे मिलना चाहता है। मर्फ, जो अब एक बुजुर्ग औरत बन चुकी है, अपने बच्चों और पोते पोतियों से घिरी हुई है। वो उसके पास बैठता है, भावनाओं से भरा हुआ। मर्फ हल्की मुस्कान देती है और कहती है,
कोई पेरेंट अपने बच्चे को जाते हुए नहीं देखना चाहिए। आप लौट आए डैड, अब जाइए। वो उसे बताती है कि अमीलिया अब भी अकेली है एडमंड्स प्लैनेट पर। कूपर उसका हाथ आखिरी बार थामता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है, ये जानते हुए कि उसकी बेटी ने एक पूरी गर्व भरी जिंदगी जी है। मर्फ के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल है। उसका फादर अपना प्रॉमिस पूरा कर चुका है। ही केम बैक। कूपर स्टेशन से बाहर निकलता है। वो और टार्स एक छोटा स्पेस क्राफ्ट लेते हैं। डेस्टिनेशन एडमंड्स प्लैनेट। दूर उस नए प्लैनेट पर अमीलिया खड़ी है, अपने बेस को सेट करते हुए। वो हेलमेट उतारती है, गहरी सांस लेती है। हवा साफ है, ब्रीदेबल है। प्लैनेट में लाइफ है, एक नई शुरुआत। वो आसमान की ओर देखती है। स्टार्स के बीच कहीं कूपर उसकी ओर आ रहा है। और वहीं इन्फिनिट स्पेस में कूपर फाइनली फ्री है, फाइनली एट पीस। लव ने टाइम और स्पेस की हर लिमिट को पार कर लिया है। एक पिता ने अपना वादा निभाया, एक बेटी ने ह्यूमैनिटी को बचाया। दिस वॉज इंटरस्टेलर, अ स्टोरी ऑफ साइंस, sacrifice, and a love beyond galaxies and time. Because space might be infinite, but so is love. क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक जर्नी ऑफ इमोशंस है। ये बताती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक फोर्स है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह, जो टाइम और स्पेस दोनों को पार कर जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरस्टेलर की, साइंस, सैक्रिफाइस और एक बाप बेटी के अनब्रेकेबल बॉन्ड की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना इंटरस्टेलर का कौन सा मोमेंट आपके दिल को छू गया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साई-फाई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप फीलिंग।